तो मनी बैंकिंग के अगले लेक्चर में एक बार मैं रिवाइज करा दूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में नोट इशू करने का काम करता है और कॉइन्स इशू करने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में आरबीआई एक्ट 1934 में आया, जो कि हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट करा था, और ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक भी है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फंक्शंस के अंदर हमने आरबीआई का पढ़ा था, इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स। आरबीआई देश में करेंसी प्रिंट करने का काम करता है। करेंसी किसी भी देश की लीगल टेंडर होती है। क्या होती है बोलो? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप कोई भी नोट देखो, उसमें आप देखोगे तो लिखा है गारंटीड बाय रिजर्व बैंक, ऊपर लिखा है आरबीआई 10 रुपए, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और हिंदी में भी लिखा होता है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूत। और इवन गांधी जी की जहां फोटो होती है उसमें भी नीचे लिखा होता है आई अग्री टू पे द बेरर सम ऑफ 10 रुपीज, मान लो 10 रुपए का नोट है, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स मनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मनी किसके द्वारा? सेकंड थिंग, आगे वालों को भी भेज सकता हूं मैं बाहर, ऐसा नहीं पीछे वालों को ही भेजा जाता है। ए भाई साहब, इधर ला मोबाइल, ला इधर। सेकंड फंक्शन आरबीआई का इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या बोलो बेटा? बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस प्रकार से हम प्रॉब्लम होने पर अपने बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने, बैंक के एडवाइस मांगने, उसी तरीके से जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये 3 फंक्शन सरकार के लिए परफॉर्म करता है। पहला, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर होता है। क्या होता है बोलो? बैंकर। हमारा सेविंग अकाउंट कहां पर है? बैंक में। हमारा लोन अकाउंट कहां पर है? बैंक में। उसी तरीके से गवर्नमेंट के अकाउंट्स, राजस्थान गवर्नमेंट अकाउंट से अगर एमपी गवर्नमेंट अकाउंट को कोई पैसा देना है, या एमपी गवर्नमेंट से राजस्थान गवर्नमेंट को कोई पैसा देना है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस नॉर्मल बैंक से नहीं होते, ये किससे होते हैं? आरबीआई से। इसलिए आरबीआई सरकार का बैंकर होता है। सेकंड थिंग, अगर हमको किसी को पैसा देना है तो हम आजकल फोन पे गूगल पे करते हैं, वो हमारे बैंक का एप्लीकेशन है। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, जिसको आपने 11th क्लास में गवर्नमेंट कंपनी नाम से पढ़ा था, यस और नो? ऐसी कंपनी जहां पर 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। तो कैसे ओन करेगी? पैसा देना पड़ेगा ना। आज शेयर खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है ना, तो ये हम शेयर खरीदने के लिए हमारे बैंक से पैसा देते हैं। उसी तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को शेयर खरीदना है, तो वो पैसा कहां, कौन देगा उनके लिए? आरबीआई। कौन देगा बोलो? आरबीआई। एंड थर्ड थिंग, हम बुरे वक्त में एडवाइस हमारे बैंक से मांगते हैं। उसी तरीके से अगर सरकार का वक्त बुरा चल रहा है, सरकार पर डेब्ट्स आ गए हैं, गूगल पे जाकर करना फिस्कल डेफिसिट भारत का आज कितना है, भारत ने कितने लोन ले रखे हैं दूसरी कंट्री से, और पिछले 10-12 सालों में कितने बढ़ गए वो भी देखना। पहले कितने थे 2014 में, आज कितने, तो आपको समझ में आएगा कि भारत का फिस्कल डेफिसिट कई गुना बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। ये जितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, हम वैसे गवर्नमेंट बजट में इसे पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये गवर्नमेंट बजट का पार्ट है हमारी मैक्रो के अंदर। वो जब आएगा तब पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है वो भी पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। लेकिन ये बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट भली किसी की भी हो, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो उसको भी डायरेक्शंस की जरूरत होती है कि ऐसे बढ़े हुए फिस्कल डेफिसिट, मतलब लोन
जो हमने बाहर से की कंट्री से बोरो कर रखे हैं उससे कैसे मैनेज करें, वो मैनेजमेंट करने के लिए एडवाइस कौन करता है? आरबीआई. सो आरबीआई अंडर दिस फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट 3 फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि अपने आप में 3 नंबर का टॉपिक है पूछने लायक. सो आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, इट एक्ट्स एज अ एजेंट एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. यहां तक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था. बैंकर्स बैंक नहीं पढ़ाया था? पढ़ा दिया था, वो भी पढ़ा, रिवाइज कर देते. बैंकर्स बैंक. आज बैंक हमारे लिए क्या फंक्शन करता है? आज बैंक हमारे लिए फंक्शन करता है हमको एडवाइस देने का, हमको डायरेक्शंस देने का. उसी तरीके से अगर आप अपने एग्जिस्टिंग लोन को चेंज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, इंटरेस्ट की रेट आप कम करवाना चाहते हो, तो ये सारी एडवाइस भी आपको आपका बैंक देता है. ये सारी एडवाइस गवर्नमेंट को भी चाहिए, इवन ये सारी एडवाइस बैंक्स को चाहिए कि हमको अगर अपना बिजनेस और अच्छा करना है तो हम क्या करें. इवन कई सारे बैंक्स जो कि लॉस में होते हैं उनको बड़ा बैंक बना करके मर्ज कर दिया जाता है. इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. देयर वाज अ बैंक इन राजस्थान, एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर. कंटिन्यूस लॉसेस में होने कारण उसको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया. अब ये सारी स्कीम को अप्रूव कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक. इसके अंदर बैंक को एडवाइस देना, बैंक को लाइसेंस देना, बैंक को नई ब्रांच का एक्सपेंशन की परमिशन देना और बैंक का मर्जर करना किसका काम है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये 3 फंक्शन मैंने रिपीट कर दिए. जो पिछले क्लास में एब्सेंट थे उनका भी रिवीजन हो गया. अब नया पॉइंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई में 4th पॉइंट इज लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट. व्हाट इज लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट? जिस प्रकार से बैंक हमें लोन देता है तो बैंक खुद तो पैसे छाप नहीं रहा. बैंक मतलब जिस बैंक से हमने लोन लिया, क्या वो लोन प्रिंट कर रहा है? क्या वो करेंसी प्रिंट कर रहा है? अच्छा चलो, करेंसी प्रिंट आरबीआई भी कर रहा होता, उसके अगेंस्ट भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि कुछ सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, तब जाकर के नोट्स प्रिंट होते हैं. ऐसा नहीं है. ये चैप्टर में अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट, सरकार आरबीआई के गवर्नर को फोन करेंगे, मोदी जी कि हाँ भाई छापो 2 लाख करोड़ रुपए और छप जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. नोट छापने के लिए भी एक रिजर्व सिस्टम है आरबीआई का. क्या सिस्टम है? रिजर्व सिस्टम. वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे. उस रिजर्व का अगेंस्ट ही नोट छापे जा सकते हैं. वरना आज कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए के नोट छाप रखे हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी की कोई वैल्यू नहीं है. जिम्बाब्वे है, वहां 1 करोड़ का नोट आपको मिल जाएगा लोगों की जेब में. 1 करोड़ का एक नोट. 10-10 करोड़ के नोट मिल जाएंगे आपको ऐसी कंट्रीज में, लेकिन क्या कोई वैल्यू है? नहीं, क्योंकि वो कितने भी नोट किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट छाप देते. तो सोचो इंडिया में आरबीआई ऐसा करते तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? $1 इज इक्वल टू 1 लाख रुपए हो जाएगा. तो इसलिए ये समझो कि अगर आप ये समझते हो कि आरबीआई अपनी मर्जी से कितने भी नोट छाप सकता है, वो 10th के हिसाब से ठीक था, लेकिन अब गलत है. क्योंकि 10th पे हम सोचते ही इतना थे, अब मैक्रो का स्तर बढ़ चुका है. पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आरबीआई कितने भी नोट छाप नहीं सकता. तो अब हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसके रेफरेंस में बोल रहा हूं कि अगर बैंक को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बैंक आरबीआई को ऐसे नहीं बोल सकता कि चलो नोट छापो हमें दे दो. नहीं, अगर हमें प्रॉब्लम आने पर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक प्रॉब्लम आने पर लोन किससे लेता है? आरबीआई से लोन लेता है. मतलब अगर बैंक को कोई ऑप्शन ना दिखे, वैसे तो बैंक के पास ये लास्ट रिजॉर्ट है. लास्ट रिजॉर्ट, इस पॉइंट का नाम क्या है? लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट. मतलब बैंक का आरबीआई से लोन लेना है लास्ट ऑप्शन. बैंक का आरबीआई से लोन लेना इज लास्ट ऑप्शन. अदरवाइज क्या करता है बैंक को, अगर प्रॉब्लम आ रही है लिक्विडिटी की, तो बैंक क्या करता है? नॉर्मली एफडीआरस होती है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स वगैरह, जिसको आपने एफडी अकाउंट पढ़ा था.
तो बैंक अपने कस्टमर को क्या बोलता है, पहले हम आपको एफडी पे 10% ब्याज देते थे, अब हम 20% देंगे। तो कस्टमर अपना पैसा किसको दे देता है, बैंक को। अब बैंक ब्याज बढ़ा के देगा तो बैंक की जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, जो पैसे की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो जाती है। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं बैंक के पास ऐसे। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट बढ़ा देने के बाद भी अगर लोग एफडी में पैसा नहीं लगा रहे, मान लो लोगों के पास पैसा ही नहीं, तो बैंक को तो पैसा चाहिए ना। बैंक को पैसा क्यों चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने में। बैंक को पैसा क्यों चाहिए, अपने जो रिटायरमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनको पेंशन देने में। तो बैंक को अपने खर्चे के लिए भी तो पैसा चाहिए, नई एक्सपेंशन लगाना है, लाखों रुपए का खर्चा होता है एक ब्रांच लगाने में। तो अब जब बैंक को कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, बैंक खुद नोट छाप नहीं सकता है, मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बैंक की बात कर रहा हूँ, कॉमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ, वो खुद का पैसा छाप नहीं सकते, कस्टमर एफडी में पैसा दे नहीं रहा बैंक को, तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर प्रॉब्लम आए तो लोन किससे ले लो, जाके लोन ले लो। मैंने ये नहीं कहा नए नोट ले लो, लोन ले लो। किससे बोलो, आरबीआई से लोन ले लो। इस फंक्शन को हम कहते हैं रिजर्व बैंक का फंक्शन, जिसका नाम है लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। जब बोलूंगा तब लिखना है, पहले एक बार पढ़ेंगे। मैनी टाइम्स कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स लायबिलिटीज मोर देन कैश। उनके पास जितना कैश है उनकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। लोन क्यों लेना है आदमी को, आज आदमी नॉर्मल लोन कब लेता है, जब उसका लायबिलिटी ज्यादा हो जाए। तो अगर बैंक की लायबिलिटी ज्यादा हो गई और अगर बैंक मनी की शॉर्टेज से गुजर रहा है, किसकी शॉर्टेज से गुजर रहा है, मनी की शॉर्टेज से अगर गुजर रहा है, तो अपनी इस प्रॉब्लम को मीट करने के लिए ये किसके पास जा सकते हैं, आरबीआई के पास। और आरबीआई इनको लोन देता है और आरबीआई गारंटी करता है, राइट। आरबीआई स्टैंड एज गारंटर कि भाई ये हमारे बैंक है, हम इनको लोन देंगे और वापस से हमको रीपे कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये पॉइंट लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट, और एक बैंकर्स बैंक। जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा इन दोनों ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज होता है। बैंकर बैंक में बच्चा क्या लिख देता है, बैंक आरबीआई से लोन लेता है। इसके अंदर बच्चा क्या लिख देता है, बैंक आरबीआई से लोन लेता है। जबकि बैंक आरबीआई से लोन लेता है वो कौन सा फंक्शन है, लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। आप नाम में ही देखो लेंडर, लेंडर मतलब आरबीआई लोन दे रहा है, तो लोन देने वाला फंक्शन ये है। बैंकर्स बैंक में क्या लिखना है कि बैंक को सांस लेने की परमिशन भी किससे लेनी है, आरबीआई से। इवन बैंक्स को अपने एम्प्लॉयज को निकालने तक की परमिशन किससे लेनी पड़ती है, आरबीआई से। दैट इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। कोई डाउट, कोई डाउट, कॉपी लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट लिखिए जल्दी से। भारत का जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सारा एक आम आदमी नहीं रख सकता है। इवन बैंक में भी आप अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील करने जाते हो, अभी जैसे जो स्टूडेंट एसीसीए कर रहे हैं या जो करेंगे, उनको पाउंड्स में पैसा पे करना है। जो कर रहे हैं उनसे पूछना, इनकी फीस पाउंड्स में होती है, तो ये कोई नॉर्मल कार्ड से पे नहीं होती। दिस हैज टू बी पेड थ्रू अ फॉरेन एक्सचेंज कार्ड। और इवन अगर फॉरेन एक्सचेंज कार्ड नहीं है तो इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है विद द बैंक फॉर एनी ट्रांजैक्शन एनी अमाउंट। उसका अप्रूवल आप जो भी अकाउंट होल्डर होता है वो लेता है, तब जाकर के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की वहां से परमिशन मिलेगी बैंक से, तब आप कर सकते हो। और बैंक, आप तो अपने बैंक से परमिशन लेके फ्री हो जाते हो, बैंक उसकी परमिशन किससे लेता है, आरबीआई से। जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं हम अप्रूवल बैंक से लेते हैं। बैंक किससे लेता है जाकर, आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडियन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टडी ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नहीं तो इसको कोई भी लूट के ले जाता। बहुत बड़े बड़े मंत्री हमारे बन के बैठे हैं, कोई भी लूट ले फिर तो रिजर्व को। और रिजर्व लूटा नहीं कि हालत फिर वैसी हो जाएगी 1991 जैसी, जब देश भिखारी बन जाए। फिर अंग्रेजों के टाइम भी गुलाम तो नहीं थे, हाँ गुलाम ही थे, भिखारी तो नहीं थे।
तो इस रिजर्व का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें से एक भी ट्रांजैक्शन टेरर फंडिंग में यूज ना हो, इसमें से एक भी ट्रांजैक्शन ब्लैक मार्केटिंग करप्शन में यूज ना हो जाए। सोचो, हम रुपए में करप्शन करते हैं जिसकी इतनी बड़ी खबर बन जाती है। कोई भी पॉलिटिशियन अगर डॉलर रिजर्व लूट के ले जाए तो कितनी बड़ी खबर बन जाएगी। तो इसकी बहुत कस्टडी रखनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये नॉर्मल बैंक का बस की बात नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के फॉरेन रिजर्व्स का ध्यान रखता है और चेक करता है कि कितना इंपोर्ट्स में यूज हुआ और कितना एक्सपोर्ट से हमने कमाया। एक्सपोर्ट करते तो डॉलर आता है और इंपोर्ट करते तो डॉलर जाता है। क्लियर? सो आरबीआई इज द कस्टोडियन of India's foreign reserves. लिखो, the central bank maintains the foreign reserves of any country and it keeps the custody of these reserves so as to facilitate imports and exports. Write it fast everybody. पहला, हाँ अभी तो रिवाइज किया पूरा, इतनी भी मेमोरी नहीं है। बोलो, पहला इश्योर ऑफ करेंसी नोट्स, दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, तीसरा लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट, और लास्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब नया टॉपिक आता है आपके सामने, भारत की मनी सप्लाई। आज दिन तक माइक्रो में नॉर्मल सप्लाई पड़ी थी जिसका रिलेशनशिप प्राइस के साथ था। प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती थी। पीयूष बाहर फेंक दूंगा उठा के खिड़की से। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती थी और प्राइस कम होने पर सप्लाई कम होती थी, लेकिन यहां उसका कोई मतलब नहीं। यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर हम इंडिया की मनी सप्लाई की बात करें तो ये बताता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नोट्स भारत में मार्केट के अंदर $75,901। इतनी तो एक आदमी की सैलरी होती है, इतनी नहीं, 75,901.02 बिलियन रुपए। आधे तो यहीं खत्म, जिनको बिलियन के जीरो भी याद नहीं होंगे। किस क्लास में मिलियन बिलियन पढ़े होंगे वो क्लास भी याद नहीं होगी। आदित्य हैं कुछ बताऊंगा, जानते हो खुद। तो इतने रुपए 75,901.02 बिलियन रुपए भारत के मार्केट में तैर रहे हैं। भारत के मार्केट में इतना पैसा है जो अभी इन सर्कुलेशन है, ध्यान रखना, इन सर्कुलेशन। वो बात अलग है कि इसका मेजर हिस्सा कुछ अमीरों के पास ही है, गिने चुने 3-4 लोग जिनके हमारे कई मिनिस्टर साथ देते, कई पॉलिसीज में। पर खैर इतना पैसा तो है, 75,901.02 बिलियन रुपए भारत की मनी सप्लाई है। क्या है बोलो? मनी सप्लाई। और 12th के सिलेबस में इन्होंने ये डाल रखा है मैक्रो में कि ये मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है। तो सोचो, विचार करो कि इको का क्या लेवल हो चुका है 12वीं में आते ही।
कहां से शुरू किया था? क्या बेटा, रिसोर्सेस नीड एंड वांट। आज देखो हम कहाँ खड़े हैं इको में, और ये तो पहला चैप्टर है। मैक्रो के मीनिंग बताने के बाद ये पहला चैप्टर है, सबसे आसान, 6 नंबर का। अभी आगे तो पूरा जगत और दुनिया बाकी है। फिर भी अगर रोज नहीं पढ़ रहे तो मैं तो आपको आगे भेज ही नहीं सकता हूं, बोर्ड ही भेज सकता है। ये इसलिए समझाते ताकि अब पढ़ना शुरू कर दो। जब जागो तब सवेरा, फिर भी लोगों के मोबाइल टेबल पे पड़े। देखिए, उसे नहीं, इस पॉइंट को पढ़ो, मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? भारत के मार्केट में कितना पैसा इन सर्कुलेशन है? कितना पढ़ा है मैंने अभी आपको? 75,901.02 बिलियन रुपए। इसको मनी सप्लाई कहते हैं। क्या बोलते बोलो? मनी सप्लाई। आज सिर्फ इसका मीनिंग लिखेंगे, बस ये 3 लाइन स्टार्टिंग के लिखनी, M1 से कल पढ़ाऊंगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by people of a country at a point of time। किसी भी देश के टोटल मार्केट के लोगों में उनके पास कितना पैसे का स्टॉक है। सप्लाई देख के वो मत लिख देना 11th क्लास वाला, 0 नंबर मिलेंगे। एक देश के, एक इकोनॉमी के, मार्केट के लोगों के पास कितना पैसा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको अपन? मनी सप्लाई। इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है अभी मत लिखना, सिर्फ 3 लाइन लिखना, बाकी पढ़ेंगे कल।